नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। दोस्तों, बिहार पुलिस 21,391 की तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। मैं जो क्लास आपको कंटिन्यू करा रहा था बिहार पुलिस के लिए, जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज हो या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह, तो बीच में 1-2 दिन रुक गए थे। थोड़ी तबीयत की वजह से, तबीयत ख़राब थी, आप लोग को वैसे जानकारी दे दिया था मैं। तो अब सब कुछ सही हो गया है, तो आज से फिर से हम उसको रिकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक ना। तो आज का जो वीडियो होगा वह 50 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो कि 21,391 के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों, देखिए, सिकंदर भारत में किस दर्रे से दाखिल हुआ था। कहने का मतलब है कि दाखिल हुआ था यानी किस दर्रे से आया था, किस दर्रे से प्रवेश किया था। तो सिकंदर जो है वह भारत में खैबर पास, कहाँ से? खैबर पास, यानी कि खैबर दर्रे से दाखिल हुआ था, खैबर दर्रे से प्रवेश किया। कौन? सिकंदर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा खैबर पास, यानी खैबर दर्रा। प्रश्न क्या 2, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इजी प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे। बढ़िया है लेकिन इजी है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए 3 नंबर प्रश्न, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। किसे? कौटिल्य को या चाणक्य को, एक ही चीज़ है दोनों। तो याद रखिएगा, भारत का मैकियावेली तो कौटिल्य या चाणक्य, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4, मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्य वंश जो था उसकी राजकीय मुद्रा क्या थी? तो उसकी राजकीय मुद्रा जो थी वह थी पर्ण। इसे ही आहत सिक्का या पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, उसकी राजकीय मुद्रा जो थी उसका नाम था पर्ण, उसे ही आहत सिक्का या आहत मुद्रा या पंच मार्क्ड क्वाइन भी कहा जाता था। किसे? पर्ण को। तो अगर पूछ दे आहत सिक्का तो मौर्य से, पंच मार्क्ड क्वाइन तो भाई मौर्य से, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लाल विगलन रोग, रेड रॉट रोग जो है किससे संबंधित है? तो यह गन्ना जो फसल है, गन्ना आप लोग जानते ही होंगे, तो गन्ने से संबंधित है। चलिए, तना विगलन रोग यानी स्टेम रॉट, जी हाँ, अभी रेड रॉट था, अभी स्टेम रॉट है। स्टेम रॉट जो है वो अरहर से संबंधित है। किससे? अरहर से। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। पीली क्रांति, देखिए क्रांति से 1-2 प्रश्न आएगा, कभी पीली क्रांति, कभी हरित क्रांति, कभी श्वेत क्रांति। तो पीली क्रांति है वह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे भैया? तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर सवाल, भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है उसका मुख्य भोजन क्या है? ज़्यादातर लोग भारत में क्या खाते हैं? मुख्य भोजन के रूप में क्या लेते हैं? तो चावल। और जो चावल है यह कैसी फसल है? पूछा है हुआ प्रश्न। चावल जो है वह कैसी फसल है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसा? उष्णकटिबंधीय फसल। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होते हैं? अनुपस्थित पूछ रहा है, उपस्थित नहीं। उपस्थित में तो जैसे मानो जंतु कोशिका में होता ही है उपस्थित, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अनुपस्थित, मतलब मौजूद नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो मौजूद नहीं हुआ वह हरित शैवाल में मौजूद नहीं होता है। नील हरित शैवाल में यह मौजूद नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। नील हरित शैवाल को कहा जाता है तो साइनोबैक्टीरिया। यह प्रश्न पूछा हुआ है बिहार सब इंस्पेक्टर में। नील हरित शैवाल को कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न, माइकोप्लाज्मा में तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन जो DNA होता है डबल स्टैंडर्ड वाला वह उपस्थित होता है। अनुपस्थित नहीं, उपस्थित। फिर से समझिए, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है लेकिन DNA डबल स्टैंडर्ड उपस्थित रहता है। ओके। अच्छा, DNA में द्वि कुंडली होती है और RNA में सिंगल कुंडली, ये भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, किसे कोमल त्वचा वाला जीव भी कहा जाता है?
किसे? कोमल त्वचा वाला जीव, तो माइकोप्लाज्मा को। किसको भैया? माइकोप्लाज्मा को कोमल त्वचा वाला जीव कहा जाता है। किसे? जीवाणु, विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। देखिए अभी मैं पहले पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी, तो वहाँ वायरस था। वायरस मतलब विषाणु, ठीक ना, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, तो वायरस था यानी कि विषाणु। तो सजीव और निर्जीव के बीच अगर पूछे कि कड़ी तो बताएंगे विषाणु या फिर वायरस। यहाँ पूछ रहा है कि किसे? जीवाणु, विषाणु और कवक इनके बीच की कड़ी, तो माइकोप्लाज्मा को इन तीनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना है। अब तक खोजी गई सबसे छोटी कोशिका का नाम। आपसे पूछे कि भैया अब तक खोजी गई सबसे छोटी कोशिका, या आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी कोशिका, तो क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखिएगा। प्रतिजैविकों का उत्पादन जीवाणु किस प्रकार से करते हैं? प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक का उत्पादन होता है जीवाणु के माध्यम से। कैसे करते हैं ये जीवाणु? तो किण्वन के माध्यम से करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एंटीबायोटिक का निर्माण जीवाणु के द्वारा होता है किण्वन के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, एंटीबायोटिक का निर्माण जीवाणु के द्वारा होता है कैसे? किण्वन के माध्यम से। 17 नंबर प्रश्न, ये वाला प्रश्न भी बहुत भयंकर है, पूछा गया है और एग्जाम में छपते रहता है ये। कौन से जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं? वह जीवाणु जो अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं भैया? स्यूडोमोनास। क्या कहलाते हैं? स्यूडोमोनास जो है वह अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु है। जीवाश्म कैसे बनते हैं? जीवाश्म कैसे बनता है? तो जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाएं और फिर मिट्टी में दब जाएं। जैसे कोई जंतु हो गया, पेड़ पौधा कुछ भी, वो दब गया, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद वह नष्ट होकर मिट्टी में दबने से वह जीवाश्म बन जाता है। हेटेरोसिस्ट नामक रचनाएं जो है वह किस में पाई जाती हैं? हेटेरोसिस्ट नामक जो रचनाएं हैं वह साइनो जीवाणु में पाया, यानी साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, हेटेरोसिस्ट नामक जो संरचना है वह पाया जाता है साइनो जीवाणु का मतलब साइनोबैक्टीरिया। लैटिन में वायरस का अर्थ क्या है? वायरस का जो अर्थ है लैटिन भाषा में है विष, यानी कि पॉइजन, यानी कि जहर। ध्यान दीजिएगा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की जो संख्या है वह 0 होती है। कितनी भैया? 0, मतलब सूत्रकणिका नहीं होती है जीवाणु कोशिका में। चलिए, कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्लवित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? तो वह सूक्ष्म जीवाणु जो जल प्लवित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है तो वह है एजोबैक्टर। जी हाँ, एजेटोबैक्टर कहीं लिखा मिलेगा, एजोबैक्टर याद रखिएगा। यह जल प्लवित मृदाओं में अच्छी वृद्धि डेवलप करता है। मानव शरीर में कैसा परिसंचरण है? तो इसमें बंद एवं दोहरा परिसंचरण है। मानव शरीर में बंद एवं दोहरा परिसंचरण है। इसमें आपको रुधिर और लसिका ये दोनों मिलता है। ध्यान दीजिएगा, रुधिर और लसिका। चलिए, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने वर्ष 1628 में की। बढ़िया प्रश्न है। मानव शरीर में पूछेगा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? 1628 विलियम हार्वे। ध्यान रखना है। रुधिर परिसंचरण का अन्य नाम है हृदय संवहनी तंत्र। रुधिर परिसंचरण का अन्य नाम पूछा हुआ है, क्या है? तो क्या बताएंगे? हृदय संवहनी तंत्र। चलिए, 26 नंबर, संविधान के 10वीं अनुसूची में संबंधित है। संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, दल बदल अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर ये कानून लागू होगा। 27 नंबर प्रश्न, संविधान में 10वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ा गया है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इस अधिनियम को जोड़ा गया है। दल बदल जो कानून है उसको जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन 1985। 28 नंबर, संविधान में 11वीं अनुसूची का संबंध। तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, और इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची को।
पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान देना है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है वह पुणे में स्थित है। तो पूछा प्रश्न है 30 नंबर जो है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो बताएंगे पुणे में है। किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो खेलों को उद्योग का जो दर्जा है वह मिजोरम में दिया गया है भैया। कहाँ में दिया गया है? मिजोरम में, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर, मैराथन दौड़ की दूरी किलोमीटर कितने किलोमीटर की होती है? अच्छा, पिछली बार पूछा था अक्टूबर वाले एग्जाम में मील में, तो ध्यान दीजिएगा इस बार किलोमीटर में याद रखना है। 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ की जो दूरी है वह 42.195 किलोमीटर है, किलोमीटर में। ब्रिक्स की स्थापना, देखिए ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। ब्रिक्स जो है उसकी स्थापना 2009 में हुआ। ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं? कमेंट करिएगा। 2024 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र 2024 को किस रूप में मनाएगा? तो उष्ट्रगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी कि ऊंट जानते हैं ना, ऊंट का राष्ट्रीय वर्ष जो है वह मनाया जा रहा है वर्ष 2024 में, ध्यान दीजिएगा। किसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन जो है वह सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। चलिए 36 नंबर प्रश्न, झुकी हुई मीनार, झुकी हुई मीनार इटली में है। इटली में कहाँ में है? पूछता है कि झुकी हुई मीनार पीसा की जो है वह कहाँ में है? तो पीसा में, इटली जो है वह मतलब इटली में ही एक स्थान है पीसा। तो ये मीनार जो है इटली में, या कह लीजिए कि इटली के पीसा में है, ध्यान दीजिएगा। 37, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो बैंक नोट जो जारी करने वाला पहला देश है वह है स्वीडन। जी हाँ, सही सुना आपने। बैंक नोट जारी करने वाला पहला या प्रथम देश जो है वह स्वीडन है। 38 नंबर प्रश्न, भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश ब्रिटिश प्रभुसत्ता किस युद्ध के बाद स्थापित हुई? कहने का सीधा सा मतलब है कि भारत में ब्रिटिश की जो प्रमुख सत्ता है, वास्तविक रूप से सत्ता है, किस युद्ध के बाद? तो देखिए यूं तो कहें तो 1757 प्लासी के युद्ध से ही कुछ प्रभुत्व समाप्त हो गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि धोखा हुआ था। तो वास्तविक जो सत्ता है वह 1764 बक्सर के युद्ध से माना जाता है वास्तविक, ठीक ना। चलिए 39, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का नवाब था वह मीर जाफर को बनाया गया। किसे? जाफर को बनाया गया, ध्यान दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। चलिए 40 नंबर, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24। 24वें जो थे वह महावीर थे और 23वें जो थे वह पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए हाँ 41 नंबर देखिए प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो महावीर, और महावीर जो हैं उनके बाद पहले जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुआ है तो सम्मेद शिखर पर, सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा। इनको पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो सम्मेद पर्वत पर। देखिए 44 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है, पिछली दफा पेट्रोल किस में मापा जाता है? तो आपको पता है लीटर में मापा जाता है, बहुत ही ईजी है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, चाय सबसे ज्यादा किस देश में उत्पादन होता है? आपको पता है कि जो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है वह अपना ही पड़ोसी चाइना है। कौन है? चाइना। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चाइना है। 46 नंबर, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई है वह कहाँ पर हुई है? जगह का नाम पूछ रहा है, स्थान का नाम पूछ रहा है। तो इनकी मृत्यु हुई है वह कुशीनगर में हुई है। कहाँ हुई है बच्चों? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म अगर पूछे तो बताएंगे नेपाल में। नेपाल में कहाँ? लुम्बिनी में, ध्यान दीजिएगा। नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई है। 47 नंबर, पोखरन क्या है? पोखरन क्या है? तो पोखरन राजस्थान में एक नगर है जहां परमाणु परीक्षण हुआ था। यह नगर जहां परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरन है। किस राज्य में है? तो अगर आपसे कभी पूछे कि पोखरन संबंधित है तो बताएंगे यहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था। दूसरी दफा पूछे कि पोखरन किस राज्य में स्थित है तो बताएंगे राजस्थान में। क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, पोखरन में परमाणु परीक्षण हुआ था, यह
किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे राजस्थान में। चलिए 48, गोवा में पहला विदेशी शासन किसका था? तो गोवा में पहला विदेशी शासन जो था वह पुर्तगालियों का था। गोवा में पहला विदेशी शासन पुर्तगालियों का था। पुर्तगाली वैसे थे जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, ये भी पूछता है। चलिए 49, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वह कौन करता है बच्चों? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जी हाँ, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आज का आखिरी सवाल जो कि नहीं सेकंड लास्ट है, 51 प्रश्न है इसमें। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अगर मुद्रास्फीति शुरू होता है तो कौन सा कथन जो है वह गलत है? तो इसमें पूंजी का अवमूल्यन होता है, यह कथन गलत है। मुद्रास्फीति में पूंजी का अवमूल्यन नहीं होता है, यह भी ध्यान देना है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? बढ़िया प्रश्न है। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। जी हाँ, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य जो है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो 51 प्रश्न थे। मैं फिर कहता हूं कि इतने कम समय में और इतना ज़्यादा प्रश्न आपको कोई नहीं करा रहा है। तो और सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। तो इसका PDF आप ज़रूर देख लीजिएगा। PDF से आपको सहायता मिलेगा एग्ज़ाम के आखिरी समय में, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। तो वीडियो देखने से बढ़िया होगा PDF देखिए फटाफट अंदाज में। और PDF आपको निःशुल्क दिया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां आप जुड़ेंगे, लगभग 6000 बच्चे जुड़े हुए हैं, निःशुल्क आपको PDF मिल जाएगा। अगर और कोई जानकारी लेना चाहते हैं और कोई समस्या है, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पर उसका जवाब दूंगा। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।